नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में लोहे की प्राचीनता। लोहा हमारे जीवन का कितना उपयोगी धातु है, इससे आप सभी परिचित होंगे। शायद मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो सुखियां है, जो सुखी जीवन है या जो उसकी खुशियां हैं, वो आज कहीं न कहीं लोहे के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। आपके आज यातायात से लेकर के आपके घर निर्माण में भी लोहा एक अहम भूमिका निभाता है। तो क्यों ना आज हम जाने कि लोहा सबसे पहले जो है भारत में वो कहाँ पे पाया गया, इसका उद्भव कहाँ पे हुआ और वैश्विक पटल पे इसकी खोज कहाँ पर पहले दिखाई पड़ती है। इन सब सारे प्रश्नों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ आज आपके मध्य, और उम्मीद है मैं आज आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और पढ़ा पाऊंगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के मध्य में साझा कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमें जो सबसे इतिहास में प्राचीनतम साक्ष्य लोहे का मिलता है, तो वह कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें पहली बार लोहे का ज्ञान मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, तो जो हमें सबसे पहला जो लोहे की जानकारी मिलती है वह मिस्र की सभ्यता से मिलती है। मिस्र यानी 3000 ईसा पूर्व। आप सभी जानते हैं भारत में जैसे सिंधु सभ्यता एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी थी या एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, ठीक उसी प्रकार मिस्र भी अपने आप में कहीं कम नहीं था। उसके भी व्यापार, उसके भी नगर और उसके अन्य जितने भी तकनीकी चीजें थे वह भी कहीं न कहीं विकास में कम नहीं थी या पीछे नहीं थी। तो वो ठीक उसी सभ्यता में जिसने को सींचा है नील नदी ने अपने जल से, उसी सभ्यता से हमें लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कि करीब विद्वानों के मत के अनुसार 3000 ईसा पूर्व यानी करीब आज से अगर हम बात करें तो 5200 वर्ष पहले की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या यह वह लोहा था जो हमारी पृथ्वी पर था? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ये लोहा था ये हमारे पृथ्वी का निर्मित लोहा नहीं था। यह विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर कोई उनका पिंड गिरा हुआ था और वहां से निकला हुआ यह लोहा था, या उनका पिंड के माध्यम से आया हुआ यह लोहा था, ना कि भूमि से पर निकाला गया लोहा था। जैसे सभी को पता होगा, कभी भी भूमि में लोहा जो है एक स्वतंत्र धातु के रूप में नहीं पाया जाता है। अक्सर या जो है अयस्क के रूप में पाया जाता है और उसे शोधित करके हमें लोहा बनाना पड़ता है। जैसे लोहे का अयस्क बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से हमें लोहा निकालना पड़ता है। यह तो हो गया बात की जो सबसे प्राचीनतम हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है वह किसी अयस्क से निकाला हुआ नहीं, यानी मानव के द्वारा निर्मित लोहा नहीं था। अब बात अगर यह है तो बात तो कहीं न कहीं मन में सवाल यह भी आपके मन में खड़ा हो रहा होगा कि वह कौन सा स्थान था जहां पर सबसे पहले लोहे का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया। दोस्तों, आप सभी अगर मिडिल ईस्ट एशिया को देख रहे हो तो उसमें एक देश है तुर्की, जिसे आज टर्की भी कहा जाता है इंग्लिश में। वहीं पर एक कभी जो है राज्य हुआ करता था या कभी साम्राज्य हुआ करता था, जो कि करीब 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी आज से अगर हम बात करें तो करीब 3800 साल पहले वहां पर एक साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे हित्ती साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले यही के लोगों ने जो है लोहे को अयस्क से निकाल करके उसे शुद्ध करके उस धातु से वस्तुओं को बनाने को सीखा। इस राज्य का विस्तार जो है वर्तमान तुर्की और काकेकस देशों में दिखाई पड़ता है। काकेकस देश यानी दोस्तों आज का जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन तीनों देशों को मिला करके काकेकस देश कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर काकेकस पर्वत स्थित है। और अब लेकिन कुछ बातें हुई, ऐसा विद्वानों का मानना है कि यहाँ के लोगों ने लोहे को अयस्क से निकालना और उससे वस्तुएं बनाना सीख तो लिया, लेकिन शायद वो इसकी उपयोगिता से परिचित हो गए और वहां के लोगों को यह मंजूर नहीं था कि यह विधि, यह धातु अन्य लोगों जाने इसको या अन्य साम्राज्य भी इसे जाने, या जो भी कारण था, ऐसा माना जाता है कि वहां के साम्राज्य के लोगों ने इस कला को छिपा करके रखा। और उन्होंने कितने वर्षों तक दोस्तों, टोटल 600 वर्षों तक उन्होंने इस कला को अपने साम्राज्य से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन कहते हैं ना, समय आपको बढ़ने से रोक नहीं सकते आप समय को। समय धीरे धीरे विस्तार करता है और आप किसी चीज को अगर समय ने नहीं चाहा कि आप छुपा पाएंगे, आप उसे कभी छुपा नहीं सकते हैं। और बड़े से बड़ा राज्य, बड़ा से बड़ा साम्राज्य एक दिन टूट जाता है, चाहे वो सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र सभ्यता रहे हो, चाहे हम कहें मौर्य साम्राज्य रहा हो, या चाहे अकबर का साम्राज्य रहा हो।
कोई भी साम्राज्य समय के आगे टिका नहीं है। ठीक उसी प्रकार कुछ हुआ जो है हित्ती साम्राज्य के साथ, और हित्ती साम्राज्य जो है 1200 ईसा पूर्व जो है विघटित हो गया, समाप्त हो गया। अब वहां के कारीगर, जब वहां के राजा का पतन हो गया, वहां के साम्राज्य का पतन हो गया, तो वहां के कारीगर, वहां के लोग भूख प्यास और रोजगार के अवसर को ढूंढते हुए इधर उधर प्रस्थान करें। और अब जो है मध्य एशिया से लेकर के धीरे धीरे वो प्रस्थान करते हैं किस तरफ दोस्तों, पूर्वी दक्षिणी हिस्सा आप कह सकते हैं या पूर्वी हिस्से में कह सकते हैं, वो प्रस्थान करते हैं और वहां से आते हैं वो ईरान। और मार्टिन व्हीलर का मानना है कि वहां से जब वो लोग प्रस्तावित हुए वहां के कारीगर, तो वो ईरान में आके रुके और वहां पर उन्होंने अपने इस धातु को, अपने इस कला से वहां के लोगों को औजार बनाना सिखलाया। यानी कि वहां से निकल के लोग कहाँ आए, सबसे पहले ईरान में आए, और फिर ईरान से धीरे धीरे विस्थापित होते हुए यह कला हमें जो है पाकिस्तान में दिखाई पड़ती है, जो उस समय के भारत में ही था। और फिर भारत में धीरे धीरे हमें यह कला आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, जो यह हमारे आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको बतलाया कि हित्ती साम्राज्य ने कैसे इस कला को छिपा करके रखा, और जब हित्ती साम्राज्य का विघटन जो है 1200 ईसा पूर्व हुआ, तो यहाँ के कारीगर पूर्व की तरफ जो है विस्थापित होते हैं और वही कला भी इनके साथ साथ विस्थापित होती है। और ईरान में एक पुरास्थल है जिसका नाम है सल्याक। सल्याक में लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वह 1000 BC से लेकर के 1200 BC के मध्य मिलते हैं। क्या दोस्तों, यह कहीं कहीं यह जो तिथि है उस विघटन के राज्य से मिलता हुआ तिथि नहीं है। उधर हित्ती साम्राज्य का विघटन 1200 ईसा पूर्व होता है और इधर ईरान में लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हमें भी 1200 से लेकर 1100 BC के आसपास मिलने लगते हैं। यदि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे तो यह भी कहीं न कहीं इस बात का सूचक है कि वहीं के लोग धीरे धीरे अब पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे और वहीं के कारीगर टर्की से छोड़ के अब आते हैं कहाँ पे, या हित्ती साम्राज्य को छोड़ करके ईरान में आते हैं। फिर उसके बाद हमें जो एविडेंस मिलते हैं वह पाकिस्तान का जो स्थान है बलूचिस्तान जो है पश्चिम में स्थित हिस्सा है पाकिस्तान का, और वहां पर हमें बृहद समाधि का आप लोग मतलब समझ रहे हैं ना, बृहद समाधि उन्हीं को कहते हैं जिन समाधियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, या महापाषाणी की समाधि उन्हें कहा जाता है, या बृहद समाधि के नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाता है। उनके साथ साथ हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास के दिखाई पड़ते हैं। अब आप अंतर देख रहे होंगे, 1200 ईसा पूर्व तक टर्की तक था, फिर उसके बाद 1200 से लेकर के 1000 के मध्य में वह ईरान आता है, और उसी के साथ साथ धीरे के ईरान से जो सटा हुआ हिस्सा है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से होते हुए जो ईरान का सटा हुआ हिस्सा है, या जो पश्चिमी पाकिस्तान है बलूचिस्तान, वहां पे हमें लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ के लोग जो है लोहे का प्रयोग जो है समाधियों में दिखाई पड़ती है। उसके पश्चात उसी के और निचले हिस्से में आते हैं, यानी हम और पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो गंधार से हमें जो समाधि संस्कृति मिली है वह लौह युगीन थी। और इस बात की पुष्टि जो है वहां पे करते हैं, वहां से कुछ हमें ऐसे एविडेंस या ऐसे साक्ष्य मिले हैं और ऐसे वस्तुएं मिले हैं जो लोहे से निर्मित हैं, जिनमें है भाला फलक, बाण फलक, कील, कलछुल, अंगूठी व घोड़े की लगाम। दोस्तों यहाँ समझ रहे होंगे, अभी धातु की उपयोगिता देखिए। अभी मनुष्य जो है पूरे भाले का निर्माण लोहे से नहीं कर रहा है। भाले का फलक मतलब जो भाले का अगला हिस्सा होता है, जिससे मतलब वार करने जो आके मनुष्य के शरीर से या किसी भी वस्तु पर जिस पर आप वार करते हैं जो आके उसके अंदर घुसता है, उसी को फलक कहा जाता है। अब चूंकि लोहा जो है मजबूत होता है और फलक का अगर उससे बनाया जाए तो उससे हम कम फोर्स से किसी के ऊपर या किसी जानवर, किसी मनुष्य के ऊपर आसानी से वार करके उसे हम घायल कर सकते हैं। इसलिए फलक का उपयोग किया गया, किसका? लोहे का। और हमें यहाँ से बाण, भाले, कलछुल, कील वगैरह और अंगूठी के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, और इनकी तिथि मानी जाती है 900 से 600 BC के आसपास। ये कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों? ये पाकिस्तान में मिल रहा है। हालांकि उस समय की से हम भारत का ही मान सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भारत में लोहे का प्रवेश की क्या कहानी है, या भारत में लोहे का प्रवेश कैसे हुआ। तो इसके ऊपर दो मत हैं, उन दोनों मतों को हम पहले जान लें, फिर उसके बारे में कुछ बात करेंगे।
पहला मत मिलता है यूनानियों के प्रवेश के साथ साथ, या हम कहें यूनानियों ने ही जो है भारत में लोहे को प्रवेश दिलाया या लोहे को अपने साथ लेके आए, जो माना जाता है 400 BC के आसपास। यदि हम सिकंदर के आक्रमण को भी देखें तो 326 BC में हुआ था, यानी उसी के आसपास माने थे हम। 350 से लेकर के 400 BC के आसपास यूनानियों के द्वारा लोहे का प्रवेश भारत में उनके साथ हुआ। लेकिन इस मत का खंडन कर दिया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? इस मत को खंडित कर देते हैं यूनानी साहित्य ही। और उन्होंने साहित्यों में हमें उल्लेख मिलता है उस समय लोहे का मतलब इस प्रकार से जो है लोहे का निर्माण किया जाता है कि उसमें जंग नहीं लगता है। आप उसका साक्ष्य आज भी हमारे पास है। अगर आप लोग चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मेहरौली का स्तंभ जिन्होंने निर्माण करवाया था, मेहरौली का स्तंभ का आज भी दिल्ली में रखा हुआ है। और उसमें आज कितने वर्ष हो गए, करीब जो है 1500-1600 साल हो गए और आज तक उसमें कहीं भी जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा है। और यह कला हमारी शायद उससे भी पुरानी है। यहाँ पर हम साक्ष्य देखें तो करीब तो हमें मिलता है कि 400 से 500 BC में हम ऐसे ही लोहे का निर्माण कर रहे थे जो रस्ट प्रूफ था, यानी कि जंग से रोधित था या उसमें जंग नहीं लगता है। और ऐसा साक्ष्य में कहाँ मिलता है? तो हमें यूनानियों के साहित्य से मिलता है। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा हमें मार्टिन व्हीलर जी का साक्ष्य मिलता है। उन्होंने मानते हैं कि ईरानी शासकों, जो ईरान के शासक थे, उन्हीं के प्रभाव में है भारत में लोहे के निर्माण का विस्तार हुआ। अब हम कुछ इसके ऐतिहासिक बात कर लें कि वास्तविकता में हमें कहाँ तक लोहे दिखाई पड़ता है। आगे तो हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। यदि आप सभी ने 16 महाजनपदों का निर्माण पढ़े हो या 16 महाजनपदों का इतिहास पढ़े हो, उसमें मगध महाजनपद रहा है। और मगध की उत्कर्ष में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वह माना जाता है क्या? लोहे का उत्पादन होना या वहां लोहे की खानों का पाया जाना या ऐसे अयस्कों का पाया जाना जिनसे लोहे का निर्माण हो सके। और उस समय जो मगध का क्षेत्र था वह आज के वर्तमान बिहार और झारखंड का सम्मिलित रूप था। और यदि आप आज भी देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है हमारे लिए एक खनिज संप्रदाय या खनिज संपन्न प्रदेशों में या राज्यों में आता है। इसी के साथ आगे बढ़े दोस्तों, हमें कुछ लोहे के साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। अब लोहे के साहित्यिक साक्ष्यों की बात कर लें। अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं लोहे के बारे में। अब हम लोहे के साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में बात कर लें कि साहित्यिक साक्ष्य क्या है। पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हमने अभी बात किया। हमें जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है? हमें टर्की में मिलता है, फिर उसके बाद हमें ईरान में मिलता है, फिर उसके बाद हमें बृहद पाषाणिक संस्कृति जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान गंधार का इलाका है वहां से हमें दिखाई पड़ता है। फिर भारत में प्रवेश में 2 मत हमने आपको बताया। एक मिला यूनानियों द्वारा दिया गया, जो यूनानियों के साथ है, उसका खंडन हो चुका है। उसके बाद मार्टिन व्हीलर का मत हमने आपको बताया, जिन्होंने यह बताया कि ईरान शासकों के द्वारा यह भेजा गया हुआ था। लेकिन थोड़ा हम चलते हैं और अपने जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे वेद हैं, उनको खंगोलते हैं और वो क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जानने से प्रयास करते हैं। पहले एक मत प्रचलित हुआ कि जब आर्य आए उन्होंने घोड़े और लोहे को साथ में ले आए भारत में। लेकिन यह मत गलत है, यह मत गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने यह बात जो है प्रतिपादित कर दी कि आर्यों को लोहे का ज्ञान था। लेकिन बाद में जब हम थोड़ा पुरातात्विक साक्ष्यों को मिलाए और थोड़ा और गहनता से उसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग किया गया है वह लोहे के परिप्रेक्ष्य में न करके धातु के रूप में किया गया है। चाहे वह तांबा रहा हो, चाहे वह सोना रहा हो, चाहे चांदी रहा हो, इन सभी को अयस कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में हमें 2 प्रकार के अयसों की जानकारी मिलती है। अयस का मतलब है कि धातु, क्योंकि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग धातु के लिए किया गया है। तो वहां पर हमें 2 धातु का प्रयोग मिलता है, एक है लोहित अयस और दूसरा है कृष्ण अयस। लोहित अयस का प्रयोग विद्वानों का मानना है कि जो लोहित अयस यानी लोहित धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यह सामान्यतः जो है तांबे या सोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जबकि जो कृष्ण अयस, कृष्ण किसका परिचायक है? कृष्ण जी सांवले थे, अगर आपको नॉलेज होगी तो शायद लोहे का जो रंग था वो काला था
और उन्होंने अपन उसे देवते से जोड़कर देखा तो कृष्ण जी की छवि जो है उनसे मिलती थी। इसमें से कृष्ण अयस्क का शब्द प्रयोग किया गया। किसके लिए दोस्तों? लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यह वैदिक काल में ना करके ऋग वैदिक काल में ना करके उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया जाता है। और आप सभी को पता है उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वह 1000 BC के आसपास होती है। यदि हम संक्रमण काल भी मान लें दोनों के मध्य में तो 1000 से लेकर के 1200 BC के आसपास के मध्य के काल को हम मान सकते हैं, जब जो है भारतीय लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था। और इस बात की प्रामाणिकता हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? हमें हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। फिर एक एविडेंस और हमें मिलता है अपने ही ग्रंथों में। कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है और उसी का एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद, और उसी के ऊपर लिखी गई एक संहिता है तैंतरीय संहिता। उसमें क्या लिखा गया है दोस्तों? इसमें लिखित हमें मिलता है कि 6 तथा 12 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों ये समझिए कि यदि कोई हल है जिसे 6 बैल या 12 बैल मिलके खोज रहे हैं, क्या यह लकड़ी का हल हो सकता है? क्योंकि देखिए लकड़ी का हल अंदर ज्यादा नहीं प्रवेश करता था, तो उससे एक बैल ही आसानी से खींच लेता था क्योंकि उसमें ज्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब 1000 BC के आसपास, यानी उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जब 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई तो क्या हुआ? अब हो सकता है मनुष्य ने लोहे के फलक बनाए हो, हल तो लकड़ी का ही रहा होगा, लेकिन जो फलक बनाया गया जो जमीन में धंसता है उसे फलक कहते हैं। तो फलक बनाया गया होगा, लोहे का बनाया गया होगा, चूंकि भारी बनाया गया होगा क्योंकि तब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो रही नहीं होगी। उन्होंने मतलब लोहे का जो खोखला न बना करके उसे भरा हुआ बनाया होगा, थोड़ा बड़ा बना दिया होगा, उसमें धार देने की इतनी व्यवस्थाएं तब नहीं थी। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह भारी होने के कारण जमीन में धंसता रहा होगा और एक बैल उसे खींचने में विफल हो जाता होगा, जिसके कारण वहां पर जो है 1 से अधिक बैल और 6 से 12 बैलों के मध्य जो है खींचे जाने का प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। और यह बात हमें कहां से जानकारी मिलती है दोस्तों? हमारे कृष्ण यजुर्वेद पर लिखे गए तैंतरीय संहिता से मिलती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें दोस्तों सीधे सीधे लोहे के हल व ताबीज का उल्लेख मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। और उसके बाद हमें एक साहित्यिक प्रमाण जो मिलता है वह 600 BC में आसपास लिखा गया बौद्ध धर्म का साहित्य है, जिसे सूक्त निपात कहा जाता है, या कहीं कहीं इसका उल्लेख सूक्त पिटक के नाम से भी मिलता है। और इसकी रचना जो है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। आनंद ने जो है सूक्त पिटक की रचना की थी। और वहां से हमें यह जानकारी मिलती है कि लोहे को तपाने तथा उसे ठंडा करने की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख मिलता है। तपाने ठंडा करने मतलब लोहे से निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की प्रक्रिया का हमें उल्लेख दिखाई पड़ता है। और यह इस बात की पुष्टि करता है दोस्तों कि लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा था। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो इन सभी एविडेंसों के आधार पर अगर हम सम्मिलित रूप से व्याख्या करना चाहें या निष्कर्ष कहना चाहें तो हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि 800 से लेकर के 700 BC के आसपास लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा था। दोस्तों याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 800 से 700 के आसपास लोहे का प्रमाण मिलता है। लोहे का प्रमाण हमें 1000 BC के आसपास मिलता है, लेकिन 800 से लेकर के 700 BC के मध्य जो है हमें कृषि में उसका प्रचुर मात्रा में हमें प्रयोग दिखाई देने लगता है। ये था हमारा साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हमने लोहे की प्राचीनता को जांच किया। अब हम आगे चलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लोहे की प्राचीनता, लोहे की प्रामाणिकता पर देखेंगे कि वहां से कौन कौन से हमें प्रमाण मिलते हैं, कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे बात करें पहले उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत यानी भारत का ऊपरी हिस्सा। उत्तरी भारत की बात करें दोस्तों तो हमें आलमगीरपुर के उत्खनन से हमें पात्र के साथ साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही साक्ष्य हमें अहिछत्र, नोह, अतरंजी खेड़ा,
बतेश्वर, खलौला, अल्लाहपुर, मेरठ इत्यादि के पुरा स्थलों से मिलते हैं। और ये सभी जितने भी पुरा स्थल की मैंने अभी बात की, चाहे वो आलमगीरपुर हो, चाहे अतरंजी खेड़ा हो, चाहे बटेश्वर हो, चाहे अल्लाहपुर हो, यह सब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले पुरा स्थल हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत में ही काउंट किया जाता है। और यहाँ से हमें जो है लोहे के पात्र और उपकरण दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कौन कौन से उपकरण मिलते हैं दोस्तों? हमें बाण फलक, भाला फलक, कटार, खुरपी, चिमटा तथा बसुला मिलता है। यानी हम देखेंगे तो मनुष्य अभी लोहे का प्रयोग जो है अपनी सुरक्षा, जिसमें हम देखते हैं बाण फलक और भाले का फलक, तथा कृषि के लिए जैसे कटार, खुरपी इत्यादि के लिए, तथा अपने दैनिक जीवन उपयोग जैसे कि चिमटे, मतलब अपने रसोई में भी लोहे का प्रयोग कर रहा था। फिर आगे हमें यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है, वह भी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हस्तिनापुर से हमें धातु के मल यानी हमें लोहे के अयस्क के साक्ष्य, तथा अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, वहां से हमें धातु के मल के साथ साथ उसके मतलब अयस्क के साथ साथ उस अयस्क से निकालने के, लोहे को निकालने के लिए जिन भट्टियों का प्रयोग किया जाता है उसके भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। कहां से दोस्तों? तो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से। और इन सभी का जब एनालिसिस किया जाता है तो यह माना जाता है कि उत्तरी भारत में 900 से लेकर के 800 BC में लोहे के शोधन का कार्य किया जाने लगा था, जो कि हमें चित्रित धूसर पात्र परंपरा के साथ साथ दिखाई पड़ता है। हमने उत्तर भारत में किन किन पुरास्थलों के बारे में बात की? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, ये हमारे दो प्रमुख पुरास्थल हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हस्तिनापुर से जो है हमें धातु मल मिलते हैं और अतरंजी खेड़ा से हमें धातु मल है। मल मतलब अयस्क होता है दोस्तों, क्योंकि उस समय लोहा शुद्ध नहीं किया गया इसलिए उसे मल के रूप में मतलब बोला जाता है। तो धातु अयस्क व साथ साथ उससे निकालने के लिए जो भट्टी का प्रयोग किया जाता है उसके भी साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पूर्वी भारत की बात करें। पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल का क्षेत्र। तो बिहार की बात करें तो हमें चिराद, सोनपुर और ताराडीह, इन सभी जगहों से हमें जो है लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें बाण फलक, चिमटी, भाला, कील, छेनी इत्यादि के साथ हमें बिहार से लोहे के मिलते हैं। और जो पांडु राजाधिवीर या पूरा स्थल सा, यहाँ से धातु के साथ साथ लोहे के साथ साथ धातु शोधन की प्रक्रिया यानी अयस्क से लोहे को निकालने की प्रक्रिया के भी साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। और इनकी तिथि मानी जाती है दोस्तों तो 750 BC मानी जाती है। लगभग वही काल जब यहाँ पर मगध का उत्कर्ष हो रहा था, मगध एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो रहा था। दोस्तों आप सभी को आप क्रम देख रहे होंगे तो आपको अभी भी क्रम दिखाई पड़ रहा होगा। 1000 BC के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी भारत कहें उस समय का, जहां पे गंधार, पारस का वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर दिखाई पड़ता है। उसी के करीब 100 साल के आसपास से 50 साल की इधर हमें उत्तर भारत के यानी उत्तर प्रदेश में हम उसके साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और उसी के 100 से 150 साल के बाद हमें प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले साक्ष्य मिलते हैं मगध में। अब दोस्तों आप बात सोच रहे होंगे कि हमें पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों से लोहे के साक्ष्य पहले मिलते हैं, लेकिन जो ग्रोथ होती है वे महाजनपद के रूप में वह मगध की होती है। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे दो कारण था दोस्तों। पहली बात, मगध जो है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, क्योंकि जो उसकी राजधानी थी राजगिरी, वह 5 पहाड़ों से घिरी हुई राजधानी थी, नंबर 1। दूसरी चीज की वहां पे जो है लोहे की मात्रा के अयस्क ज्यादा मिले, जिससे लोहे के निर्माण हुए, औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए। दूसरी बात, वहां पे जंगल पाया जाता था जहां से हाथियों का उत्खनन, हाथियों को पकड़ा जाता था, उन्हें अपने उपयोग में लिया जाता था। इसलिए मगध जो है एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। फिर अब आते हैं हम अपने मध्य भारत और दक्कन का क्षेत्र। मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र। यहाँ पे हमें नागदा, एरण, उज्जैन तथा कायथ और मालवा नामक पूर्व स्थल से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। आप सभी को याद हो तो मैंने कायथ और मालवा संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ाया था। जो नहीं पढ़े हुए बच्चे वो जाके देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों क्षेत्रों में जो है करीब 1200 BC तक जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, जो तांबे का यूज करती थी। उसी संस्कृति के समापन के बाद दोस्तों, जब वह संस्कृति का वहां पर समापन हो जाता है 1200
के आसपास जो है उसी के 100 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ पर एक नई संस्कृति का उद्भव होता है। हालांकि पहले विद्वानों को मत था कि क्या वही लोग थे जिन्होंने बाद में लोहे का प्रयोग करना शुरू किया और एक नई संस्कृति बसाई। इस मत का खंडन होता है क्योंकि हमें इन दोनों संस्कृतियों के बीच में एक लंबे वर्ष अंतराल का गैप दिखाई पड़ता है। तो बाद में मतलब दोस्तों वहीं के लोगों वहां पे एक और संस्कृति की जन्म हुआ जिसे कृष्ण लोहित संस्कृति कहा जाता है और उन लोगों ने लोहे का प्रयोग खूब अच्छे से किया और वहां से हमें दुधारी कटार, कुल्हाड़ी, चम्मच, चिमटी तथा छल्ला व हंसिया के साक्ष्य मिलते हैं जिनका निर्माण वो किसके रूप में करते थे दोस्तों? अपने औजार के रूप में, अपने कृषि में, अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। और इनकी तिथि को माने हम दोस्तों, इनकी तिथि जो है 600 से लेकर के 700 BC के आसपास मानी जाती है। अब हम कहां पर देखें, अब मालवा का क्षेत्र आते आते धीरे धीरे टाइम और बढ़ रहा है, BC में घटता यानी समय बढ़ रहा है। अब आगे चले हम तो दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आज का देखें तो वहीं तेलंगाना इत्यादि राज्यों में लोहे का प्रसार हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में हमें बृहद पाषाणिक समाधि के साथ साथ लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। बृहद पाषाणिक समाधि मतलब वही दोस्तों जिन समाधियों के ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और यहाँ से हमें लगभग 35 प्रकार के उपकरण दिखाई पड़ते हैं अलग अलग, जो जिसमें अगर हम कुछ उदाहरण के स्वरूप देखें जिनमें चिमटी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिए, बाण, फलक, चाकू, त्रिशूल, घोड़े व चिमटे की लगाम इत्यादि की जानकारी हमें दिखाई पड़ती है। और मार्टिन व्हीलर महोदय इस संस्कृति का जो काल मानते हैं वह 300 से लेकर के 200 BC के आसपास माना जाता था। हालांकि यह प्राचीन मत है। आधुनिक अनुसंधान से जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक पुरास्थल है हुल्लूर नाम प्रचलित है, आप सभी ने सुना होगा। वहां से पुरास्थलों के जो साक्ष्य मिले, जब उनका जो है एनालिसिस किया गया, उनकी डेटिंग निकाली गई, नई डेटिंग जो आई है वहां से, वो वहां पर लोहे के साक्ष्य को 1000 BC के आसपास ही माने जाते हैं। थोड़ा दक्षिण भारत में एक प्रश्न है, एक विवाद है, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कई विद्वानों का मत है कि आखिरकार दक्षिण भारत में लोहे का जो विस्तार हुआ है वो कहां से हुआ है। क्या दक्षिण भारत के लोगों को जो लोहे से धातु मतलब अयस्क से लोहा निकालना और उससे औजार बनाने की विधि थी उसे उत्तर भारत के लोगों ने सिखाई? यदि हाँ तो यहाँ पे प्रसाद इतना लेट या एक साथ ही मतलब बीच में गैप होता, जैसे दक्कन में हमें 600-700 BC के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम आते हैं अगर वर्तमान डेटिंग की बात करें 1000 BC, तो बीच के इलाका छोड़ करके वहां पे ऐसा क्यों चला जाता है? या इन लोगों ने क्या जो है किसी और से लोहे बनाने की विधि सीखी? क्या कोई समुद्री मार्ग के द्वारा इनका संपर्क स्थापित था जहां से इन्होंने लोहे बनाने की विधि सीखी? और इससे अगर हम मान लें कि इन्होंने किसी दूसरे से सीखी तो हमें 2 सवाल खड़े हो जाएंगे। जो अभी तक हम मान रहे थे कि हमारा जो लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य हित्ती साम्राज्य के द्वारा मिलता है, वह कौन था जो हित्ती साम्राज्य के अलावा जो है उसी के साथ लोहे बनाने की प्रक्रिया जानता था जो दक्षिण भारत में लाया? तो इस मत के बारे में अभी कुछ स्पष्ट हमें जानकारी नहीं मिलती है और कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे बनाने के विकास को किसने सिखाया या कला को किसने सिखाया, उत्तर भारत से या कहीं और से। आज हमने लोहे का भारत में प्राचीनता देखी, उसका विस्तार अलग अलग जगहों पर देखा। हमने उत्तर भारत में देखा तो 1000 BC के आसपास, पूर्वी भारत में देखते हैं तो 600 से लेकर के 700 BC के आसपास, वहीं दक्कन में देखते हैं हमें तो 600 लेकर 700 BC के आसपास वहां पर भी दिखाई पड़ता है। जबकि दक्षिण भारत में आते हैं तो हमें यहाँ पर लोहे की प्राचीनता 1000 BC के आसपास भी दिखाई पड़ती है। और सबसे पहले हमें लोहे के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं दोस्तों? हित्ती साम्राज्य, टर्की जो कि मध्य एशिया में स्थित है और काकेकस देश में सम्मिलित इसका इलाका था। कब वो लोग वहां से बाहर गए? वहां के लोगों ने इस कला को छिपा कर रखा। 1200 ईसा पूर्व जब उनके साम्राज्य का विघटन हो गया तो वहां की कारीगर अपने आजीविका के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं और वह ईरान में आते हैं जहां पर उन्होंने इस धातु का प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। यदि कोई भी आपको क्वेश्चंस है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, डाटा को कलेक्ट करने और बाकी चीजों में काफी मेहनत लगती है। मैं आप लोगों से कुछ और नहीं मांगता हूँ, सिर्फ 2 चीज। एक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा,
और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।